हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय महाकाल। तो आज हमारे गेस्ट हैं सचिन भैया, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं और राजनीति से बहुत बड़े लेवल तक ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और इनका जो जीवन का मकसद है, जो कि वाकई में जो इंसान का होना चाहिए, समाज सेवा, जन कल्याण के प्रति समर्पित है। भले इनका जो मंच है सेवा करने का, वो राजनीतिक मंच के द्वारा करना चाहते हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे लिए इतना समय दिया। और ये चीज़ें हैं कि हम लोग किसी बड़े राजनीतिक मंच से नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग का ये रहता है कि किसी के काम आ जाए और मानव जीवन अगर पाएँ, अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं तो भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है हर्षित भाई, तो कोशिश करिए कि जितना अधिक लोगों का आप मदद कर पाएँ, मदद कर दिए। एक अलग अनुभूति होती है जिससे महसूस होता है कि नहीं, ईश्वर ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं और उसका हम लोग सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, लोगों की अधिक से अधिक लोगों का मदद कर पा रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान से जुड़ने का, परम तत्व से जुड़ने का 4 मार्ग होता है: ध्यान मार्ग, साधना मार्ग, सेवा मार्ग, भक्ति मार्ग। तो ये सेवा मार्ग से भगवान से जुड़ रहे हैं। ये जन की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और एक मंच जो है भूमिहार संघ करके, क्या नाम है उस मंच का भैया? भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उससे भी ये जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे मंच से ये जुड़े हुए हैं। और जो है लोगों का सेवा के प्रति, लोगों के प्रति जो सेवा का भाव है, कोई जातिवाद वाला सीन नहीं है। क्योंकि जो इसमें है, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रॉपर मतलब अपने जो फील्ड पे काम करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि ये जो बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए, वो सबकी तकलीफ़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं और उसको बदलना चाहते हैं। तो भैया से फिर पूछेंगे कि आप राजनीतिक मंच में किस लेवल से काम करते हैं आप लोग? और देखिए, अभी राजनीतिक मंच में कोई पहचान नहीं है। अभी हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं और ग्राउंड लेवल पे अभी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी राजनीतिक कोई विचारधारा नहीं है कि राजनीति करना है आगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। समाज सेवा करना है, समाज सेवा अच्छा लगता है और समाज सेवा करते रहेंगे, ये प्रयास है। बस एक जीवन का ध्येय है कि अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके हम लोग, ये एक सोच है। बाकी ये नहीं है कि हमको राजनीति करना है और किसी राजनीतिक लाभ के लिए करना है। ये मैं समाज सेवा भी करता हूँ, तो ये नहीं है कि नहीं हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है हम लोगों के साथ। हम लोग का एक प्रयास रहता है कि जितना अधिक लोगों का मदद कर पाएँ। और आपने बात किया भूमिहार एकता मंच की, तो उससे जैसे जातिवादी, ये संगठन तो जातिवादी है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिल के अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाता हूँ। यहाँ क्या होता है, जैसे किसी को ब्लड की आवश्यकता हो, BHU हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो रक्त के अभाव में उनकी जान चली जाती है। तो हमारे पास जो संगठन है, मैं शुरुआती दौर में जातिवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, तो संगठन में लगभग 200 से 400 लड़के अभी बनारस में हम लोग के साथ हैं, जो एक बार कहने पे किसी को 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग देते हैं। हर साल 5 जुलाई को मेरे मार्गदर्शक हैं माननीय सांसद घोषित श्री अतुल राय जी, उनके जन्मदिन पे हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखते हैं BHU महामना की बगिया में। तो हम लोग का प्रयास रहता है लगभग 200, 250, 300 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते हैं BHU को। और उस ब्लड को हम लोग ऐसे लोगों को देते हैं कि मेरा प्रयास रहता है कि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए जी। अगर रहता है प्रयास और हम लोग इस पे खड़े भी उतरते हैं। ब्लड बैंक से हम लोग, कोई लाचार पीड़ित आता है तो उसको ब्लड का भी व्यवस्था हम लोग मुहैया कराते हैं। तो जैसे कि इनसे बात करने से ये पता चला, जो व्यक्ति जिस चाहे अगर समाज सेवा करना, जरूरी नहीं है कि उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, बस उसको लोगों के प्रति प्रेम होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। और ये जो राजनीति है, उसको लोग जो विडंबना बनाए हुए हैं कि राजनीतिक लोग पावर के लिए, पैसा के लिए, रुतबा के लिए करते हैं, तो राजनीतिक का मैं सबसे बड़ा अगर अर्थ बता दूं तो चाणक्य जी द्वारा जो राजनीति बनाया गया था, राज्य के हित में जो नीति बनाई गई थी, सेवा की समर्पण के भाव से बनाई गई थी, इसको लोग कूटनीति में बदल करके और उसे पावर के तौर पे गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक सबसे बड़ा मंच है एक भगवान से जुड़ने का, एक लोगों को प्रति संतत्व जागृत करने का, राम राज्य का स्थापना करने का। तो भैया हमारे साथ हैं और फिर हम जानेंगे कि हमारे लोगों से आप किस तरह की सहायता चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं
अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं तो बिना लोगों की मदद की, बिना लोगों की चाहे जो जिस प्रकार से मदद करे, अगर अच्छे लोग को समाज में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही कम पल का ये उम्र है और मार्केट में आने में समय लग जाएगा। सभी लोग विद्वता को प्राप्त करते हैं, आगे आते हैं, लेकिन उस स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि एक हमारे बहुत ही, मैं जिनसे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है और लगता है, जैसे राजीव दीक्षित जी थे, तो राजीव दीक्षित जी जो थे उनका मैं बातें सुनता हूँ। वो स्वदेशी अपनाओं को लेकर के पूरे देश में वो करते थे। वो हज़ारों बुक पढ़ चुके थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिलोसफर से लेकर के ऐसा कोई निकोले तक का विदेश यात्रा तक वो हर जगह गए थे और वो देश को एक अलग दिशा देना चाहते थे, अध्यात्म को एक अलग दिशा देना चाहते थे। वो गुरुकुल की बातों किया करते थे। जैसे 1834 के पहले भारत में जो था गुरुकुल हुआ करता था, 7,32,000 ऐसे गुरुकुल हुआ करता था। वहाँ पे हर तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। आजकल का आप लोग शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं किस स्तर की है, क्या है। लोगों के पास बस सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने की व्यवस्था है। तो आप इसमें किस तरह से लोगों का मदद करना चाहते हैं? आपसे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानकारी नहीं थी और आपसे सीखने को मिली। हम भी रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं जी, जिसमें रश्मि रथी और भी एक कलम आज उनकी जयपुर जैसे कई किताबों को हमने भी पढ़ा है जी। तो थोड़ा सा लेखन शैली भी है, ईश्वर ने दे रखी है। लिखने पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक रहता है जी। और आपने बात किया कि सेवा की बात की, तो हम किस मतलब समाज से क्या चाहते हैं जी। समाज से यही चाहते हैं कि आपके अगल बगल में अगर कुछ गलत हो रहा, किसी के मदद की ज़रूरत है। आज के युवा जो है थोड़ा सा उनका ध्यान और उनकी दिशाएं जो है वो दूसरे तरफ जा रही हैं। जी जी। जैसे में क्या होता है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने में हम किसी 5 स्टार होटल में गए, अपने 15-20 इष्ट मित्रों के साथ गए, वहाँ पे पार्टी किए। वहाँ पे पार्टी में लगभग हमारा 50,000 लाखों रुपए खर्च हो जाता है जी। अगर इसी को हम एक दूसरे रास्ते से देखें, इसको हम एक और तरीके से मना सकते हैं जी। जन्मदिन के दिन बहुत सारे मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे जिनके पास वस्त्र नहीं होता है, जिनके पास खाने की 2 जून की रोटियां नहीं है जी। तो हम लोग अपना जन्मदिन जो है इस तरीके से मनाएं कि किसी को वस्त्र दान कर दे, किसी को भोजन वितरित कर दे, अनाथालयों में जाएं, वहाँ बच्चों को कुछ दान कर दे। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं क्षेत्र में, तो वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्ग जनों का सेवा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इससे मुझे लगता है इससे अच्छा पुनीत और इससे बढ़िया कार्य कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपके विशेष दिन ये बताइए कि अगर जो आपने जो बात की लोगों की सेवा के प्रति, आज की युवा पीढ़ियों के बारे में, जैसे मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है यहाँ की युवाओं की, जो यहाँ की युवाओं का जो दिशा निर्देश है, जो गलत मार्ग पे जा रहा है, क्लब डेट पार्टी, करोड़ों खर्चा, करोड़ों का दारू बियर, ये सब जो सीन है, आपको क्या लगता है उसको किस स्तर से बदला जा सकता है? किस स्तर से अध्यात्म की बुनियाद को लोगों के अंदर जगाया जा सकता है? उसके चिराग को किस स्तर से फिर से जगाया जा सकता है? देखिए, जब लोगों को हमारी जो परंपराएं, बहुत सारे ऐसे लोग जो सनातन को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति और इस संस्कारों को नहीं मानते हैं जी। अगर हमारे मन में 2% भी सनातन के प्रति सम्मान सनातन के प्रति लगाव है, तो हम अगर चाहेंगे तो इन चीज़ों को आसानी से 1 लोग 2 लोग भी अगर जागृत करेंगे ना, हमारे ग्रुप में जैसे 10-12 लड़के जी, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक पूजा पाठ ये सबसे नहीं। बहुत लड़के ऐसे हो जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में आके जी। तो उनको लगाव करना है, उन एक यूनिटी बनानी है, एक मजबूती से एक संगठन बनाना है और इन चीज़ों का, ये जो क्लब डेट पार्टी ये सब जो चीज़ें हैं, इनका विरोध करना है। प्रशासनिक स्तर पर भी जाके आप विरोध करिए, प्रशासन भी आपका साथ देगा। अभी अपने प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों का विरोध हो रहा है जी। और हम लोग की बात कर रहे हैं प्रदेश में, तो प्रदेश में भी धर्मांतरण ये 2016 की घटना है कि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण की बहुत तेजी से एक वो चली थी। तो जी हमें सूचना हुई कि धर्मांतरण हो रहा है आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। उस समय मैं जिलाधिकारी चंदौली से मिला था और उनसे मिल के आग्रह किया कि ये सब सारी चीज़, दैनिक जागरण के पेपर कटिंग भी होंगे मेरे पास जी, जो आपके दर्शकों को मैं दिखा दूंगा कि दैनिक जागरण के अखबार में फ्रंट पेज पे एक खबर भी लगी हुई थी जी कि भाजपा के गढ़ में धर्मांतरण की सेंध जी। हाँ, ये खबर भाजपा के गढ़ में धर्मांतरण की सेंध की खबर लगी हुई थी, ये खबर है। और जी ये आप देख सकते हैं।
तो जो आप लोगों का सेवा का भाव रखते हैं, जो लोगों के प्रति आप जो निष्ठा प्रेम की भाव रखते हैं, लोगों को सेवा के प्रति जागरूक करने की भाव रखते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये है आपसे कि ये बताइए, लाखों नेता हैं और बड़े बड़े जो टीचर हैं जो देश स्तर पे सेवा कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ तक कि खान सर से लेकर के ओझा सर से लेकर जितने भी टीचर हैं, आप आजकल की जो शिक्षा को लेकर के जो बात उठा रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं, तो उन लोग का एक ही कहना है कि जो जितने भी राजनीति में आने वाले लोग हैं वो बिल्कुल शिक्षा को नहीं चाहते हैं कि समाज में फैले, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो इन नेताओं का बात नहीं सुनेंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे और इनकी बोली हुई बातों पे, इनकी बनाई हुई रास्तों पे वो नहीं चलेंगे, इनका रोटी सेकने का जो मौका है नहीं मिलेगा। तो आप शिक्षा को लेकर के समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, शैक्षणिक बदलाव तो जरूरी है। अभी हम, क्योंकि देखिए हम लोग गांव की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। गांव में क्या है, आज भी मैं देखता हूँ प्राइमरी स्कूल के जो सरकारी स्कूलें होती हैं गांव में, उस प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी टीचर होते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है कि गरीब, अभी भी गरीबी है अपने देश में, अपने प्रदेश में। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो कॉन्वेंट स्कूलों में जब पढ़ा रहे, वहाँ के शिक्षकों को मैं देखता हूँ आराम से वो धूम्रपान वगैरह करके ऑफिस में बैठे रहते हैं, समय बीत गया, गाड़ी निकाले, चल दी। तो ये चीज़ें प्रशासनिक स्तर पे अगर बदलाव हो तो गांव होता है ना, गांव निचले स्तर से, अगर निचले स्तर से अगर शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो बड़े पैमाने पे काफ़ी बदलाव हो सकता है। जैसे कि मेरा जो जीवन शैली रहा है, मैं भारत के 70 से 75% हिस्सा में मैं घुमा हूँ और देखता हूँ आपके वीडियो। जी, और मैं बड़ा ही वहाँ के लोकल लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके अनुभवों को अपने अंदर समाहित करना, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन होता है बस इतना नहीं होता है खाए पिए ऐश किए घूमे, जो आज की लोगों की मानसिकता है इससे परे है हमारा मानसिकता। क्योंकि हमारा जो घर परिवार है, हमारा जो संस्कार है, ये माता पिता और पूर्वजों का संस्कार का ऐसा वजह है जिस वजह से हम लोग इस लाइन में अपने आप को ढालें। तो हम देखते हैं उधर के लोगों का माहौल, उधर के लोगों का विचारधारा, उधर की सोच विचार, जैसे लोग सोचते हैं शिक्षा को लेकर के और उधर की व्यवस्था को लेकर के वो समझ नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। सरकार जो है, आपको हर स्कूल के बारे में पता है कि कहीं विद्यालय में अच्छा व्यवस्था नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो मतलब और दूसरा चीज़ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, बीजेपी और कांग्रेस, तो एक और पार्टी आनी चाहिए। ये ज़्यादातर इस्लामिक पद्धति वाले लोगों का विचारधारा है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। जो शिक्षित लोग हैं वो बोलते हैं कि तीसरा भी ऑप्शन होना चाहिए। हमारे पास कहाँ जाएंगे हम, या तो बीजेपी में जाएंगे, नहीं तो फिर उसके में जाएंगे, तीसरी कोई अंतर्राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या राय है? आपका सवाल काफ़ी, अगर मैं खुल के बोल दूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भाजपा विरोधी कल बोलने लगेंगे। नहीं, ये लोगों का सवाल है। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता जी, मैं विचारधाराओं को मानता हूँ, मैं परिवार को मानता हूँ। संगठन हो, पार्टी हो, या कह सकते हैं ये कोई बड़ा कार्य हो, अगर उसे टीम वर्क के रूप में आप करेंगे जी तो वो सफल होता है और ये एक दूसरे के विचारधाराओं से चलती है जी। तो मेरा भी यही मानना है कि संगठन एक आए पार्टी जो युवा हित की बात करे, जो देश के विकास की बात करे, जातिवाद, धर्मवाद, इन चीजों से दूर हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि सनातन की चीजों को जी बुलंदियों पर रखे। ये नहीं कि देश में कट्टरता हम नहीं चाहते हैं जी, हम नहीं चाहते हैं किसी से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम नहीं, लव जिहाद जैसे प्रकरण है, तो लव जिहाद एक टारगेट करके किया जाता है जी। तो ये चीज़ें अगर गलत हो जाए, हम भी नहीं चाहते कि धर्मवाद करें, हम लोग ये करें। अभी मैंने आपको दिखाया ईसाई मशीनरियों के बारे में, धर्मांतरण की, तो ये गलत चीज़ें जब हर व्यक्ति अपने मन से निकाल लेगा तो ये जो भारत है ना, गंगा जमुनी तहजीब वाली जो विचारधाराएं हैं भारत में, ये पुनः जीवित हो जाएगी और हमारा भारत पुनः। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इंडोनेशिया जो है, भले ही मुस्लिम संप्रदाय को मानता है, लेकिन राम राज्य की और चर्चा करता है और रामलीला अच्छा से मनवाता है, और बहुत सारे देशों में राम की पूजा की जाती है, बहुत सारे देशों में राम नाम का नोट तक चलता है। हमारे संतों की ऐसी कृपा रही है, और हमारे यहाँ नीम करौली धाम में ऐसे ऐसे संत रहे हैं जो बड़े बड़े ये फेसबुक के ऑनर और आपके ये उसके एप्पल के ऑनर आकर के यहाँ साधना किए, ध्यान किए, और आज इतने लेवल पे चले गए, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के संतों का तप बल रहा है, कृपा रही है, जो उस स्तर से काम करता है। लेकिन जो खास करके जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं,
वो चाहते हैं, या फिर हिंदू संप्रदाय के जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि तीसरी पार्टी कोई आनी चाहिए, भले कोई भी जाति कोई भी धर्म की हो, लेकिन वो हम भी चाहते हैं कि तीसरी पार्टी आए, लेकिन तीसरी पार्टी वो पार्टी हो जो देश के विकास, सर्वांगीण विकास की बात करे जी, जो देश के सर्वांगीण विकास की बात करे, देश के शिक्षा की नींव को मजबूत करे, जो देश में रोजगार की बात करे। देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी पूर्ण रूप से गलत चीजें, देखिए, और सबसे चीजों का विरोध जी, मैं यही चाहता हूँ जी। हम भी नहीं चाहते कि नहीं कोई एक व्यक्ति राज करे, ऐसा किसी का सोच नहीं है। एक कोई युवा चेहरा है, कोई बुजुर्ग हो जो मतलब देश को इस तरीके से लाए कि आज भी बहुत सारे लोग हैं, हर्षित जी आप भी देख रहे होंगे कि लोग मतलब 2 जून की रोटी लोगों की नसीब नहीं हो रही, फुटपाथ पे लोग सोते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों गंवा रहे हैं, फेंक रहे हैं। करोड़ों की पार्टियां होती हैं, मेंटेन नहीं है, जो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, उसको बदला जाए। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग अखंड भारत की बात करते हैं, जो कि पहले था। काशी क्षेत्र अखंड भारत की लोग बात करते हैं, और बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर बड़े बड़े जो ग्रंथ पढ़े हैं, शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हाई लेवल तक सोचते हैं, वो काशी क्षेत्र अखंड भारत की बात करते हैं। तो उसमें आपका कैसा राय है? आप उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, अभी मेरा एज बहुत ज़्यादा नहीं, 24 वर्ष ही हूँ मैं, और लगभग अपने उम्र के 1 दशक के बाद जी हमने भी जो काशी में ज़िंदगी जी है जी, मैं भी चाहता हूँ कि अखंड भारत हो जी, राम राज्य हो जी, मत राम राज्य। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उस पीढ़ी में जन्म लिया हूँ कि हमें प्रभु श्री राम का मंदिर हम बनते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग होते हैं वो अपने बेटा को चाहते नहीं कि ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति पे जाए, ज़्यादा ग्रंथ पढ़े, पूजा करे। उनके दिमाग में ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं ये साधु न बन जाए, या फिर उस स्तर की उनकी सोच विचारधाराएँ हैं, क्योंकि उसको अच्छे से समझे नहीं है कि ये पूरा विज्ञान है। लोगों की चित्त तक को जागृत करने की क्षमता है उसमें, लेकिन उसको वजह से जो समाज में बस एक पूजा पाठ का जो ईसाइयों तरफ भी प्रे करने की सीन रह गई है, जो उसके मूलभूत आयाम तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? जो आध्यात्मिक मार्ग में जो हर लड़का को जो आगे भेजना चाहिए ताकि उसको पूर्ण रूप से नॉलेज हो। जैसे आज नासा खोज कर रहा है कि ऐसा ऐसा हजारों ब्रह्मांड है, वो यमराज ने नचिकेता से लाखों साल पहले समझा चुका है कठोपनिषद में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे वेद में लिखी हुई है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे वेद पुराणों की बात, जो कि पहले से सारा कुछ खोज किया गया है, वो अपने शिक्षा पद्धति में लाया जाए? उसे देखिए, अभी बीच में उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति ने काफ़ी बदलाव किया है जी। पहले की चीज़ों में क्या था कि औरंगजेब महान थे, अकबर महान थे, तो सारी जो इतिहास की किताबें थी उसमें औरंगजेब, अकबर और बाबर की ही गुणगान थे जी। तो इन चीज़ों को बदल के अब कुछ धार्मिक चीज़ों को यूपी शिक्षा परिषद ने अपने उसमें जो किताबें आ रही हैं, जो बुक्स आ रहे हैं, ये इतिहास वगैरह। लेकिन देखिए, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए थोड़ा सा नहीं हूँ क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों का बात हटा करके और हिंदू संप्रदाय अपने पूर्वजों का बात ला दिए हैं। लेकिन मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, जो वेद है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, उपनिषदों में कठोपनिषद हो गया या फिर वेद पुराण हो गया, उसमें इस ब्रह्मांड की चर्चा की गई है, इसकी ऊर्जा की बात की गई है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को राम कथा सुनाई जाए। अगर उस स्तर की बात की जाए तो मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये धर्म है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि कहीं ना कहीं गलत है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, हमसे राम कथा पढ़वाया जा रहा है। राम कथा ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। लोगों की विचारधाराएं तो यही होगी ना। विचारधाराएं अगर है तो वो गलत सोच रहे हैं। राम कथा, मैं एक ऐसे लोग को भी जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इस्लामिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर को जाते हैं। मंदिर के जो बाहर आप देखेंगे, मैं अभी विश्वनाथ जी आपको लेके चलूँ, श्री काशी विश्वनाथ जी, या और कहीं आप चलेंगे तो मंदिर के बाहर तो दुकानें होती हैं, वो लोग दिन भर में 100 से 200 बार महादेव के नाम लेते हैं। जी देखिए लेते हैं। काशी के मुस्लिमों का आप बात हटा दीजिए, वो लोग अलग लेवल के हैं, वो लोग देश को भैया मानने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन लोगों के वजह से धर्म बर्बाद। जैसे कट्टर हिंदू हो गए, वो अपने धर्म किसी को महत्व नहीं देते हैं। उसी तरह कट्टर मुस्लिम भी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्कूल में राम कथा की चर्चा की जाए, राम कथा का चलवाया जाए। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कठोपनिषद हो गया या फिर हमारे वेद हो गए, जिसमें ज्ञान दिया गया है प्रॉपर इस ब्रह्मांड के बारे में, इस जगत के बारे में और अलग अलग प्लेनेट के बारे में, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब उस तरह की ज्ञान किस तरह से शिक्षा पद्धति में लाया जाए ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े, ज्ञान बढ़े?
उस तरीके का ज्ञान किताबों से ही हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जैसे इस्लामिक चीज़ों में, इस्लामिक धर्म में भी, इस्लाम को मानने वाले लोगों में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में, देखिए मैं हिंदुत्व के बारे में तो मैं जानता हूँ और बाकी के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और हम लोग देखिए सेवानिधि करने वाले लोग हैं, हम लोग धर्म और ये सब देख के नहीं करते हैं। चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो हमसे जुड़ा है, हमारे पास है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसका मदद कर दूँ। तो हम लोग बहुत सारी इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। और रही बात इस्लामी चीज़ों की, तो इस्लाम धर्म में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पद चिन्हों पर आप चल के समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे जी, वो गीता पढ़े थे, वेद पढ़े थे, वही कह रहा हूँ, लाखों युवाओं की प्रेरणा है, वो लाखों युवाओं के, मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे ऐसे चीजें। और जैसे अभी खान सर हैं, जैसे खान सर हैं, उनको कहा जाता है कि वो अभी के APJ अब्दुल कलाम है। आज के समय में खान सर एक ऐसे शख्सियत हैं देश में कि खान सर का विरोध करने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जी। हर कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई यही कहेगा कि वो व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। खान सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो सादगी हो, हर कुछ खान सर से सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों का समाज भी खान सर को देखिए, खान सर का कोई किसी एक हिंदुत्व को, कट्टर हिंदू को भी दिखा दीजिए कि वो खान सर का विरोध करेगा, या कोई संगठन विरोध कर रही हो, नहीं करती है। तो शिक्षा को लेकर के बड़े पैमाने पे वो काम कर रहे हैं और उनके वजह से हजारों IAS IPS इस देश में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दरोगा तक समाज सेवा के कार्य को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बहुत शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी भावना रही है इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने बिहार के प्रति। तो ये बताइए, जैसे बहुत सारे सरकार आते हैं, बहुत सारे पार्टी आती हैं, कोई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं सोचता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप उसको किस तरह से फिर चाहेंगे कि उस विश्वविद्यालय में किस तरह से कार्य को फिर से वो किया जाए, किस तरह से उसको विकसित करने के बारे में सोचेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय हालांकि वो मिथिलांचल का क्षेत्र है और हम उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो काशी और मिथिला का जो संबंध है ना, वो बहुत पुराना है, घनिष्ठ है, बहुत पुराना है और बहुत घनिष्ठ है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो है क्या कि अब आपकी जो बातें हैं, अब उसके लिए या तो मैं कोई सेंट्रल मंत्री बनूं या तो केंद्र में कोई बड़ा मंत्रिमंडल, लेकिन अपने स्तर से प्रयास करते हैं हम लोग कि आपके क्षेत्र के, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, उनसे इन चीज़ों के लिए जरूर बोलें। देखिए तक्षशिला हो गया या फिर आपका वहाँ का जो यूनिवर्सिटी था, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हो गए, तो जो पहले थे, जो वाकई में काम कर रहे थे देश के प्रति, समाज के प्रति, तो उसके लिए आप जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा संगठन का निर्माण होना चाहिए जो सरकार किसी का रहे, उद्देश्य के लिए आवाज़ उठाए, वो ऐसे कार्य के लिए समाज आवाज़ उठाए। युवा संगठन बनाइए और उसमें शिक्षित लोगों को जोड़िए, जो बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म की बात किए बगैर, बिना स्वार्थ की बात, बिना निस्वार्थ भाव से जुड़े और वो एक समाज को दूसरी दिशा दें, समाज में हो रहे गलत कृतियों का विरोध करें और समाज को एक दिशा दें। तो चलिए, और यहीं पे हम अपने बातों को आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगले बार मिलते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं, शिक्षा से लेकर के, जैसे अभी शिक्षा का बात हुआ, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का बात हुआ और वैसी नीतियों का बात हुआ, तो फिर अगले बार कहीं और लेकर के, इंसानियत को लेकर के कोई नए बात पे हम लोग मिलेंगे। हर हर महादेव।